नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और वीडियो एग्जाम जो है आ चुकी है, तो कुछ ही समय बचा है। आज के सेशन में बात करेंगे अपन जो है रिवीजन क्लास के तौर पर क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। राजस्थान कृषि एवं आर्थिक संसाधन जो है उसके बारे में रहने वाले हैं। ये जो है 5 टॉपिक अपने रहने वाले हैं। इसके जो है कंप्लीट जो पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपका पहले आपने पढ़ रखा है, तो आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा। पांचों टॉपिक रहने वाले हैं। पांचों कौन से हैं? राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, राजस्थान की कृषि आधारित उद्योग, राजस्थान वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि एवं सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वो लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो है हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें लिखा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले ये रहा आपके राजस्थान कृषि एवं आर्थिक संसाधन। अब राजस्थान में आर्थिक संसाधन क्या क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो राजस्थान की कृषि एवं उद्योग जो पांचों टॉपिक हैं ये हैं। अब इसमें बात करेंगे अपन। सबसे पहले है राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। तो राजस्थान की जो फसलें हैं, जो भी फसलें हैं राजस्थान के भारत की, उनको अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से बांटा है। एक तो है बुआई के आधार पर, एक है व्यावसायिक आधार पर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं। इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल में जो है ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप क्विक रिवीजन भी वहां से कर सकते हो ये वीडियो के साथ साथ। तो राजस्थान में बुआई के आधार पर फसलों को तीन प्रकार में बांटा गया है। जैसे आप बुआई के आधार पर, कैसे खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है, और एक जायद फसल होती है। तो बुआई के आधार पर जो है फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन से में बांटा गया है ये आपको साथ में बोलते रहना है। खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद फसल। खरीफ फसल जो है बरसात के दिनों में मई जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर बोई जाती है। नवंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। फिर अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है। और जो जायद फसल है वो होती है फरवरी मार्च के अंदर बोई जाती है। तो बुआई के आधार पर कितने प्रकार की फसलें हैं? 3 प्रकार की हैं साहब। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब बात करते हैं कब। जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। जून से सितंबर के मध्य के अंदर रहती है। और फसलें कौन सी है इसके अंदर? बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, मोठ है, गन्ना है, जूट है, उड़द है, अरहर है और अरंडी है। तो खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोठ, गन्ना, जूट, उड़द, अरहर और अरंडी। ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल के अंदर आती है। जैसे बाजरा, ग्वार, मोठ इनका तो पता होता है, लेकिन जो उड़द है, जूट है, अरहर है, इनका पता अपन को रहता नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल बरसात के दिनों में अंदर जो फसल होती है वो खरीफ की होती है। मतलब खरी 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 का मतलब कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको, जो पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है उसके अंदर, क्योंकि बरसात का समय होता है। बरसात से जो पानी आता है उसी से काम चल जाता है। तो खरीफ यानी खरी खरी, जो खरी रहती है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फसलें आपको याद करनी है, कौन सी फसलें होती है। फिर है रबी की फसल। शीत ऋतु के अंदर अक्टूबर से मार्च तक ये बोई जाती है। कौन सी है? गेहूं है, चना है, तोरई है, अलसी है, तारामीरा है, सूरजमुखी है, मसूर, जीरा और धनिया। मसूर की दाल भी आती है। दालें वैसे ज्यादातर दालें जो है वो बरसात ऋतु के अंदर होती है। मसूर दाल जो है वो रबी की फसल है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कौन सी? म- मसूर। धनिया है, सूरजमुखी भी कौन सी है? रबी की फसल के अंदर आती है। अब बात करते हैं जायद फसल। जायद फसल होती है जो मतलब बरसात मार्च अप्रैल के अंदर बोई जाती है। जो सब्जियां वो होती है वो है, देखो दे ग्रीष्म ऋतु के अंदर मार्च जून तक एक होती है बरसात ऋतु में, एक होती है शरद ऋतु के अंदर, और एक होती है ग्रीष्म ऋतु में। वनस्पति, फल, तरबूज, खीरा, ककड़ी होती है। ये जो होती है, जो जायद फसलें होते हैं, वो सब्जियां वो होती है, वो जायद फसलें होती है। बुआई के आधार पर फसलें कितने प्रकार की है? बुआई के आधार पर फसलें 3 प्रकार की है। कौन सी है? खरीफ है, रबी है और जायद है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है। और जायद फसल जो है वो बोई जाती है अपने किसमें?
ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य के अंदर बोई जाती है। वैसे तो क्या है, आजकल किसी भी सब्जी है वो किसी भी मौसम में मिल जाती है, क्योंकि जो है पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, कई चीजें आ चुकी है। लेकिन जो जिस मौसम के लिए है वो उसी के अंदर ज्यादा बढ़िया रहती है, स्वाद भी उसी में रहता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी। बुआई के आधार पर तीन फसलें अपन ने पढ़ ली है, चीजें याद हो गई होगी आपको साथ के साथ, है ना। आगे अब बात करते हैं उपभोग उद्देश्य के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। तो उपभोग उद्देश्य के आधार फसलों के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं साहब। कौन सी? एक तो व्यावसायिक फसलें, एक होती है खाद्यान्न की फसलें। व्यवसायिक फसलें वो होती है जो केवल व्यापार के लिए की जाती है, खाने में इनमें कम यूज ली जाती है। और खाद्यान्न फसलें वो होती है जो ज्यादा खाने के यूज में ली जाती है, जिनको अपन खाने के लिए काम में लेते हैं। जैसे साहब गेहूं है, जो है ज्वार, मक्का, दालें, ये खाने के साथ साथ व्यवसायिक भी होता है साहब। ज्यादा गेहूं हो गया तो बेचते हैं, पूरे थोड़ी खाते हैं, लेकिन आगे चल के वो खाने के काम आते हैं। और व्यवसाय के अंदर ये होता है कि जिन्हें उत्पादन, परिभाषा है व्यवसायिक फसलें, जिनका उत्पादन व्यवसाय व आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। जैसे साहब कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, तिलहन। तिलहन तिलहन से क्या काम आता है? तेल निकाला जाता है। तो मेन उद्देश्य क्या होता है उसका? व्यवसाय करना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। और आगे बात करें खाद्यान्न फसलें, इसका उद्देश्य होता है जिनका उत्पादन भोजन के उपयोग हेतु किया जाता है। जैसे जो है गेहूं है, ज्वार, मक्का, दालें, ये जो होती है ये क्या होती है? ये होती है अपने खाद्यान्न फसलें। आगे बात करें फिर, अब बात करते हैं, फसलें हो गई। फसलें जो है बुआई के आधार पर तीन प्रकार की होती है, खाद्यान्न या उपभोग के आधार पर दो प्रकार की होती है, व्यवसायिक होती है, एक होती है खाद्यान्न होती है। दोनों चीजें अलग अलग है, पढ़ ली। अब बात करते हैं गेहूं। गेहूं की किस्म कौन सी है, कब बोया जाता है, तापमान, ये चीजें, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो गेहूं के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी है? आवश्यक दशाओं में बात करें, वार्षिक वर्षा, वर्षा जो है कितनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बात करें साहब, वार्षिक वर्षा होगी। जलवायु समशीतोष्ण, जलवायु कौन सी? समशीतोष्ण। मिट्टी नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, हल्की दोमट बलुई मिट्टी और काली मिट्टी उपयोग होती है। उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। जिला पूछ लिया जाता है कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर होता है। आगे बात करते हैं प्रमुख किस्म कौन सी है इसकी, कौन सी गेहूं की। एक तो कल्याण सोना है, सोनालिका है, मंगला है, गंगा सुनहरी है, लाल बहादुर है, सरबती है, दुर्गापुर 65 है, राजस्थान 3070 है, WH 1147 है, और चंबल 65 है। ये गेहूं की किस्म है। तो इंपॉर्टेंट है, कल्याण सोना और सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, सरबती, दुर्गापुर 65, राज 3070, ये जो है गेहूं की कुछ किस्में हैं। गेहूं की किसी भी फसल के किस्म के बारे में पूछ ली जाती है साहब। जो है कल्याण सोना किस फसल का किस्म है? तो गेहूं की हो जाएगी साहब। गेहूं के लिए कौन सी किस्म है, दोबारा मैं आपको वापस याद करवा देता हूं, कि साथ साथ मेरे साथ आप बोलते रहना तो आपको याद हो जाएगा। कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, सरपति, दुर्गापुर 65, राजस्थान राज 3070, WH 1147, चंबल 65 हो जाएगी। ये गेहूं की फसलें हैं। गेहूं कब बोया जाता है? अक्टूबर के अंदर बोया जाता है, रबी की फसल है ये आपको याद। वर्षा जलवायु कौन से? शीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु काम में ली जाती है। आगे बात करते हैं, माउंट वर्षा जो है, माउंट वर्षा आपने जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है उसको माउंट वर्षा कहते हैं। और भूमध्य सागर का भूमध्य सागर चक्रवात बनता है, फिर वो जो है इधर आती है अपन राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर, ज्यादा फायदा उसका होता है। और माउंट वर्षा जिसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, भूमध्य सागर का जल लेके आती है। और रबी की फसलों को फायदा होता है सबसे ज्यादा, किसको होता है? गेहूं की फसलों को, और इनको सर्वाधिक फायदा होता है। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माउंट की वर्षा कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है? जो रबी की फसल होगी उसके लिए उपयोगी होती है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को माउंट वर्षा कहा जाता है, ठीक है। रबी की फसल, अब रबी की फसल के अंदर वैसे ज्यादातर गेहूं ही पूछा जाता है, लेकिन गेहूं के अलावा और भी जो है साहब सरसों है, जो भी रबी की फसल है उन सब के लिए उपयोगी रहता है। श्री गंगानगर में राज्य का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है, इसलिए श्री गंगानगर को अन्न का भंडार कहा जाता है। अन्न का भंडार
किस राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है श्री गंगानगर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वहां पर राज्य के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है, इसलिए अन्न का भंडार श्री गंगानगर, अन्न का भंडार श्री गंगानगर को कहा जाता है। आगे बात करते हैं बाजरा। यह हो गया, तो अन्न का भंडार श्री गंगानगर बाजरा। उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है साहब। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर है। अभी चर्चा भी करेंगे कितना प्रतिशत होता है। स्थान राजस्थान का है। कुल बाजरे का 44.66% जो है राजस्थान के अंदर ही उत्पादन होता है साहब। बहुत खुशी की बात है अपने लिए, राजस्थान वासियों के लिए। तो उत्पादन, बाजरे के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। कितना प्रतिशत होता है पूरे बाजरे का? 44.66% होता है। प्रतिशत भी याद कर लेना, प्रतिशत भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। वर्षा कितनी चाहिए? वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम। ये जिन एरिया, जैसे मरुस्थल एरिया में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, तो वहां वर्षा भी कम ही होती है, तो 50 सेंटीमीटर से कम भी होता है तो भी काम चल जाता है। आगे बात करते हैं उत्पादन जिले कौन से? पश्चिमी राजस्थान है। नोट, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के गुड़ामलाली में खोला गया है। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र के अंदर खोला गया है। इंपॉर्टेंट है। तो बाजरा जो है राजस्थान में पूरे भारत में पहले नंबर पर है उत्पादन के अंदर। कितना प्रतिशत होता है? 44.66% जो है ये उत्पादन करता है। इसी के साथ पहले नंबर पर है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के गुड़ामलानी जो क्षेत्र है वहां पर खोला गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खोला गया है। बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें कौन सी इसकी किस्म कौन सी है? सॉरी, तो किस्म आएगा यहाँ पर। प्रमुख किस्म कौन सी है बाजरे की? प्रमुख किस्म आएगी ये, तो RHB 911, और 2 राज 171, नंदी 70-72, पायोनियर, पायोनियर है, बायर है। 80% बाजरा 12 मरुस्थल जिलों में होता है। NFSM न्यूट्री सीरियल मिशन बाजरा जो है राजस्थान के 21 जिलों के अंदर क्रियान्वित है। NFSM न्यूट्री सीरियल मिशन बाजरा राजस्थान के 21 जिलों के अंदर क्रियान्वित है, ये भी याद रखना है। तो ये किस्म प्रमुख हो गई। और बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र के अंदर खोला गया है। आगे बात करते हैं फिर मोटा अनाज। मोटा अनाज वर्ष जो है 2023 घोषित किया गया था, है ना? 2023 में घोषित किया गया था। मोटे अनाज के अंदर क्या क्या आते हैं? मोटे अनाज के अंदर बाजरा आता है, ज्वार आता है, रागी आता है, चना चीना आता है, चना नहीं चीना आता है, सावा, कंगनी और कुस्तु, कोदो, कुटकी, ये जो है मोटे अनाज के अंदर आते हैं। राजस्थान में 28.6% के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है। तो मोटे अनाजों में भी राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर है। 28.6% उत्पादन होता है पूरे भारत का। अगर मोटा अनाज, ये मोटे अनाज के अंदर आते हैं, इन सभी को मिलाकर जो है 28.6% राजस्थान पहले नंबर पर है। राज्य सरकार द्वारा मोटा अनाज प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया गया था। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2022-23 के अंदर राज्य सरकार द्वारा मोटा अनाज प्रोत्साहन हेतु यह मिशन शुरू किया गया था। मिशन भी याद आपको रखना है। आगे फिर बात करते हैं, अब है जौ के बारे में। वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी शुष्क, बयालू, मिश्रित, काप मिट्टी। जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क। किस्म कौन से? राजकिरण है, ज्योति है, RD57 है, RDB1 है, RS6 है, BL2 है। और अब किस्म इंपोर्टेंट है, तो किस्म कौन सी है? राजकिरण, राजकिरण ज्योति, राजकिरण ज्योति जो की किस्म है। राजकिरण ज्योति, जो में जो आता है तो ज्योति किसकी है किस्म? वो हो जाएगी अपने जो की किस्म हो जाएगी। राजकिरण है, ज्योति है, RD57 है, RDB1 है, RS6 है, BL2 है। ये जो की किस्म है। और NFSM जो 7 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है ना? जो है 7 जिलों के अंदर NFSM जो है उसके तर्ज पे 7 जिलों के अंदर क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं मक्का। मक्का की फसल भी पूछी जाती है काफी बार।
वर्षा कितनी चाहिए? 150 से 80 सेंटीमीटर। मिट्टी लाल, काली और दोमट मिट्टी। लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है मक्का के लिए? तो मक्का काल लाल या धूल मिट्टी मेवाड़ के अंदर, हाड़ौती के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। तापमान 21 से 27 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड है ना, 21 से 27। आगे बात करें उत्पादन जिले, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग कंप्लीट आ गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर ये आ गए। प्रमुख किस्म कौन सी है ये पूछी जाती है आपसे, काफी बार एग्जाम पूछा गया है। माही कंचन, माही धवल, नवजोत, सविता, किरण, पूसा विवेक, मेगा, पूसा, HM8, विजया, मोती, मोती कंपोजिट। ये जो है मक्का की किस्म है, तो मक्का की किस्म कौन सी है? माही कंचन, माही धवल, माही कंचन, माही धवल, माही कंचन, माही धवल, यही पूछा जाता है ज्यादातर। लेकिन हो सकता है कि अब आगे और ये भी पूछ सकता है, नवजोत हो गया, सविता, किरण, पूसा, विवेक, मेगा, पूसा, मेगा, सविता, ये जो लड़कियों के नाम है वो मक्का की फसल है। एक ज्योति आया था अपने, ज्योति आया था, ज्योति, राज, किरण, ये जो की किस्म थी। अब जो है ये जो है माही कंचन, माही लड़कियां नाम होता है माही, माही कंचन, कंचन, माही धवल, फिर है नवजोत, सविता, किरण, पूसा, सविता, किरण, पूसा, मेगा, सविता, किरण, सविता, किरण, पूसा, मेगा, ये किसकी किस्म है? ये मक्का की किस्म है, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं NFSM मक्का द्वारा, मक्का 5 जिलों के अंदर किण्वित किया जा रहा है। अब बात करते हैं कपास, कपास भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए कपास के लिए? कपास के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और तापमान कितना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी काली और रेगूर मिट्टी पाई जाती है। काली रेगूर कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हाड़ौती वाला पूरा कपास के लिए, मक्का के लिए लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी भी चाहिए। शीर्ष जिले कौन से? हाड़ौती क्षेत्र, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। देखो कपास हनुमाननगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी होती है। हाड़ौती वाले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ तो कपास होती ही होती है। नरमा, नरमा किसकी किस्म है? यह इंपॉर्टेंट है। नरमा, नरमा जो है अमेरिकन कपास की एक, अमेरिकन कपास की किस्म है नरमा, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में लंबे रेशे वाली कपास की फसल है। लंबे रेशे की फसल को, लंबे रेशे की किस्म वाली कपास की कौन सी है? तो नरमा है। नरमा कहाँ की है? अमेरिका की है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ये बोई जाती है। तो नरमा किसका, किस फसल का किस्म है, किस फसल की किस्म है? तो नरमा जो है अपने कपास की है। कपास जो है लंबे रेशे के लिए उपयोग की जाती है, लंबे रेशे होते हैं इसके लिए। इसका जो है लाभ, क्या फायदा है? तो फायदा यह है कि यह लंबे रेशे वाली कपास की फसल है। कौन सी? नरमा। और नरमा कहाँ की है? नरमा है अपने अजमेर, अमेरिका की, सॉरी। और उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। राज, किरण और ज्योति, तो जो की किस्म थी। इसके साथ साथ जो कपास थी, कपास की किस्म अपन लड़कियों नाम देखा था साहब, सविता है, किरण है, पूसा है, और कौन सी, मेगा है, ये अपन ने इसमें देखी थी। ये बीच बीच के अंदर मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा, ये अपना वादा है। तो ये चीज आपको इसमें समझ में आ गया। आगे बात करते हैं फिर बीटी कॉटन। बीटी कॉटन भी कपास से संबंधित ही है। इसके अंदर एक बल बाल वर्म कीट है जो उसके लिए उपयोग की जाती है। बीटी, बीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिलस थुरे, थुरेजिएसियस है ना, तो ये फुल फॉर्म है इसकी। तो कपास में लगने वाला बालवर्म जो डोडा कीट होता है को मारने में सक्षम उत्पादन जीवाणु है। बीटी, बीटी क्या है? सक्षम एक जीवाणु है जो कपास के अंदर जो कीड़ा वीड़ा लग जाता है उसको मारने के लिए। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, बेसिलस थुरेजिएसियस। बेसिलस थुरेजिएसियस जो है बीटी फुल फॉर्म है। यह जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है, GM तैयार की जाती है, जेनेटिक मॉडिफाई। अब इसकी किस्म देखते हैं कि जो है किस्म कौन सी है कॉटन कपास की। गिरनार, वरालक्ष्मी, गंगानगर, गंगानगर अगेती, RST9, RS 875, बीकानेरी नरमा, शंकर, JRJ8, JRJ8। मालवी कपास हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होती है। मालवी कपास हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होती है। नोट, कपास को सफेद सोना कहा जाता है, बनिया, और वह बनिया भी कहा जाता है। तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? वो कपास को कहा जाता है।
अन्न का भंडार कौन सा जिला है, ये अपने शुरू के अंदर पढ़ा था। अन्न का भंडार कहा जाता है श्री गंगानगर को, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा खाद्यान्न होते हैं। तो अन्न का भंडार किसे कहा जाता है, श्री गंगानगर को कहा जाता है। और सफेद सोना कपास को कहा जाता है। ये इसकी निम्नलिखित जो है इसकी किस्म है। आगे बात करते हैं, कपास उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय कपास सुधार परियोजना का केंद्र सरकार श्री गंगा उपकेंद्र बांसवाड़ा में है। तो जो कपास के उत्पादन के लिए बढ़ावा देने हेतु भारतीय कपास सुधार परियोजना का केंद्र श्री गंगानगर में है और उपकेंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। तो जो कपास को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र खोला गया है गंगानगर में, उसका उपकेंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। भारत सरकार के ये खोला गया था। देश में राजस्थान का उत्पादन, कपास उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है, चौथे पर है। देखो, बाजरे के अंदर पहले स्थान पर है, मोटे अनाज पर पहले स्थान पर है, कपास के अंदर चौथे स्थान पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं चावल। अब चावल की भी देख लें, वर्षा कितनी चाहिए, वर्षा ज्यादा चाहिए, 125 से 200 सेंटीमीटर। किस्म कौन से, माई सुगंधा, पूसा सुगंधा, पूसा 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 सुगंधा अभी वो भी आई थी, और माही धवल ये किसमें आई थी, ये मक्का की आई थी, माही धवल माही सोनार, ये है ना, माही धवल या उसकी थी, मक्का की। और माही कंचन, माही सुगंधा, माही कंचन भी किसकी थी, मक्का की थी, माही धवल भी की थी। माही सुगंधा किसकी है, चावल की है। पूसा सुगंधा, पूसा RH10। परमल, परमल, चंबल, शुष्क सम्राट, स्थानीय किस्म कौन सी है, साल है, सूतर है, डागर है, जलजीरा, कमोद है। उत्पादन जिले बूंदी, हनुमानगढ़, हाड़ौती क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है और हनुमानगढ़ में चावल भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सरसों। सरसों के अंदर बात करें साहब, सरसों के अंदर जिले कौन से, टोंक, जलवर, ये जो पूर्वी जिले हैं उनमें अंदर सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन होती है। एक जिले की बात करें तो टोंक आएगा, टोंक नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो फिर टोंक, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आ जाएगा। नोट, सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, 46.13। बाजरा कितना था, बाजरा, बाजरा 44.66%। और सरसों कितनी है, 46, सरसों 46.13%। तो मूंगफली राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसबगोल, इसबगोल मंडी, भीनमाल, जालोर में स्थानीय नाम गोड़ा जीरा भी कहा जाता है। वो तो मूंगफली राजस्थान का दूसरा स्थान है, और अपने सरसों के अंदर पहला स्थान है। अब आर्थिक समीक्षा के आधार पर, आर्थिक समीक्षा जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आती है 2023 24-25 वाली, उसके अंदर कुछ डेटा दे रखे हैं। पहले स्थान पर कौन, पहले स्थान पर जैसे राजस्थान कौन से में पहले पहले स्थान पर है, दूसरे पे कौन से है, और कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी किसी एग्जाम पूछा गया था कि, ये पूछा गया था सरसों और राई कितने प्रतिशत होती है, या इनमें से कुछ डेटा पूछा गया था एग्जैक्ट। तो आपको बात करते हैं, सबसे पहले बाजरा पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान है, कितना प्रतिशत होता है, 44.66% होता है। फिर सरसों व राई प्रथम स्थान है, 46.46, वैसे याद कर लो 46 ठीक है। पोषक अनाज प्रथम स्थान 15%, तिलहन प्रथम स्थान 22%, गंवार प्रथम स्थान 90%। गंवार जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, कितना प्रतिशत, 90.36%। दलहन, दलहन में थर्ड स्थान पर है। मूंगफली में द्वितीय स्थान पर है। सोयाबीन में तीसरे स्थान पर है। ज्वार में तीसरे स्थान पर है। चना जो है वो भी तीसरे स्थान पर होता है, तीसरे स्थान पर है। और चौथे स्थान पर कौन सी, कपास थी चौथे स्थान पर, है ना, कपास में चौथे स्थान पर है अपने। अब बात करते हैं इसके वापस, एक बार मैं वापस याद करवाता हूँ आपको। बाजरा, सरसों, राई, बाजरे में पहले स्थान पर, सरसों में पोषक अनाज, तिलहन, गंवार, ये जो है इसमें पहले स्थान पर है। बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, तिलहन, गंवार, बाजरा, सरसों, तिलहन, गंवार, बाजरा, सरसों, तिलहन, गंवार, बाजरा, सरसों, तिलहन, गंवार। और मोटा अनाज या पोषक अनाज इनमें पहले स्थान पर है। बाजरा 44%, सरसों 46%, पोषक अनाज 15%, तिलहन 22, गंवार 90। गंवार जो है 90% जो है उत्पादन राजस्थान के अंदर ही होता है। प्रतिशत में याद करवाता हूँ आपको, वापिस वापिस याद करवाते हैं। बाजरा 44, बाजरे बाद में सरसों 46, फिर पोषक अनाज 15, फिर तिलहन 22, तिलहन 22, गंवार 90%। हो गया क्या याद, अरे 44, 46, 15, 22, 90, 44, 46, 15,
22 90, 15 22 90 तो याद हो ही गया होगा। 44 और 46 है ही, तो मुझे याद हो गया, तो आपको भी याद साथ के साथ ही करना है। तो बात करते हैं वापिस। बाजरा पहले स्थान पर है 44 के साथ, बाजरा सरसों 46 के साथ, तिलहन अनाज पोषक अनाज 15, तिलहन 22, गंवार 90। 5 के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है साहब। 5 फसलों के अंदर राजस्थान पहले स्थान पर है। इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट है 2024-25 वाली जो अभी जारी हुई थी फरवरी के अंदर जब बजट पेश किया गया था, उसके डेटा के अनुसार है। ये डेटा याद कर लेना, डेटा पूछे जाएंगे साथ साथ में, अगर यहाँ से क्वेश्चन यहीं से बनेगा। दलहन में तीसरे स्थान पर है, मूंगफली में द्वितीय स्थान पर है, सोयाबीन में तीसरे स्थान पर है, गंवार जो है जवार जवार तीसरे स्थान पर है, चना भी तीसरे स्थान पर है। देखो एक मूंगफली जो है पहले स्थान दूसरे स्थान पर है, मूंगफली में दूसरे स्थान पर, बाकी तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर 5 है साहब, बाजरा सरसों व राई पोषक अनाज तिलहन और गंवार। बाजरा 44%, सरसों 46%, पोषक अनाज 15%, तिलहन 22% और गंवार 90% पर उत्पादन होता है। मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? मैं इस पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ कि ये जरूरी है। ये डेटा पूछ लिए जाएंगे आपसे, तो डेटा पूछ लिए जाएंगे तो ये जरूरी है ना, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 2023-24 की तुलना में 2025-26 24-25 में खाद्यान्न में वृद्धि वृद्धि कितनी हुई है? खाद्यान्न में वृद्धि 10.67% की। 10.67 भाई 2023-24 की तुलना करें अपन 2024-25 के अंदर, तो 10.67% खाद्यान्न में वृद्धि हुई है साहब। कितने खाद्यान्न में वृद्धि कितनी? 10%, 10.67%। कपास में कमी हुई है, कपास में कमी कितनी हुई है? 29.6%। गन्ना में वृद्धि हुई है 21.21 वृद्धि, और तिलहन में कमी हुई है 4.99%। सर्वाधिक वृद्धि दलहन में हुई है, दलहन है ना, दालों के अंदर 43.5%। वैसे ओवरऑल खाद्यान्न में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है भाई साहब? 10.67% हुई है। कपास में कमी हुई है साहब, इसमें कपास में कमी हुई है 29% की। सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि हुई? दलहन में 43.5% की वृद्धि के साथ सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और ओवरऑल खाद्यान्न में 10.67% की वृद्धि हुई है। कपास में कमी हुई है 29 कुछ % की, और तिलहन में भी कमी हुई है। गन्ना के अंदर 21.21% की वृद्धि हुई है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे बात करते हैं कृषि सांख्यिकी की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मक्का गेहूं में बोया बोया कितने क्षेत्र में बोया, या कितना मिलिट्री ट्रेंड जो है रिपोर्ट ये हुआ है। गेहूं गेहूं 1 13 21 0 21 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। तो गेहूं का कितना उत्पादन हुआ है? 1 13 याद रख लो। बाजरा 59 18, मक्का 21 22, मक्का 21 22 टन, और जो है 11 25, चावल 5 77, जवार 5 67, ये जो है उत्पादन हुए हैं। ये वो डेटा है जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, और 23-24 के अंदर कितना उत्पादन हुआ है इनका। गेहूं का ले लो, गन्ने का ले लो, सरसों का ले लो, इन सब का दे रखा है। ज्वार बाजरा मक्का जो चावल ज्वार, ये ठीक है। अब बात करते हैं आगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का योगदान। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो कृषि की जो दे रखी है उसका कितना योगदान है? तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जीएसवीए कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? स्तर मूल्य पर 26.54%, प्रचलित कीमतों पर मूल्य 26.92%। स्तर मूल्य और प्रचलित मूल्य, स्तर मूल्य पर कितनी है? 26.54%, मूल्य पर 26.92 है जीएसवी, है ना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जीएसवी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्रचलित मूल्य पर ज्यादा है, स्तर मूल्य पर कम है। स्तर मूल्य पर है 26.54 और प्रचलित मूल्य पर है अपने 26.92%। अब बात करते हैं कि पशुधन कितने क्षेत्र पर है? 46.77 पर, फसल क्षेत्र 46.17, वानिकी 6.56%, मत्स्य 0.21% पर उत्पादन होता है। ये उत्पादन भी आपको देखना है कितने प्रतिशत एरिया में ये हो रहा है। तो 4 है। पशुधन 46 सबसे ज्यादा, पशुधन सबसे ज्यादा होता है साहब। पशुधन कितने पर है? 46% है। अर्थव्यवस्था के अंदर कितना योगदान है? 46% तो पशुधन का है। फसल का कितना है? 46.17, वानिकी 6.56, मत्स्य 0.51% जो है मत्स्य का उत्पादन
मतलब जो उत्पादन होता है उसका योगदान है अर्थव्यवस्था ने जीडीपी के अंदर, है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अरे दोबारा बताता हूँ मैं आपको भाई, स्थिर मूल्य पर 29.54, 26.54, और प्रचलित कीमतों पर जो है 26.92% ये रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं साहब पशुधन क्षेत्र में, तो 46.77 सबसे ज्यादा पशुधन है। उसके बाद में फसल है, फसल के बाद में वानिकी है, वानिकी के बाद में मत्स्य है, ये है ठीक है, ये बढ़ता बढ़ता क्रम है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये, है ना, बढ़ता क्रम। तो सबसे ज्यादा इसमें पशुधन, पशुधन के बाद में फसल, पशुधन फसल वानिकी मत्स्य, पशुधन फसल वानिकी और मत्स्य, वानिकी 6 है और मत्स्य 0.51 है, और वो दोनों में 46 है, और 46 17 है, ये 7 इधर आ जाएगा वापस, तो ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये 7 इधर चला जाएगा, ये ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, 7 इधर आ गया, तो 46.77 पशुधन है। पशुधन सबसे ज्यादा, अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, पशुधन का है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, आ गया समझ। फसल क्षेत्र में फसल जो है 46 है, फिर वानिकी, वानिकी 6 है, मत्स्य जो है वो 0.51% रहने वाला है। राजस्थान का प्रतिवेदन क्षेत्रफल 2023-24 के अनुसार 3,42,74 लाख है, 3,42,000, 342.74 लाख प्रतिवेदन क्षेत्र, मतलब बोया गया कितना अनाज में, तो 342.74 लाख जो है उस पे है। आगे बात करते हैं फिर विभिन्न जो है राजस्थान के अंदर विभिन्न उपक्षेत्रों के अधीन क्षेत्रफल भूमि उपयोग या प्रकार प्रतिशत, मतलब ये है कि कितना प्रतिशत जो है जमीन उपयोग में ली गई है किस क्षेत्र के अंदर। अभी अपन ने देखा था कि जैसे पशुधन है, पशुधन के बाद में फसल है, तो ये अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान है इनका 46.77, 46.17%। फिर वानिकी पढ़ा अपन, वानिकी 6 थी, फिर मत्स्य पढ़ा 0.51% था ना, अरे था ना। तो वैसे ही अब जमीन का कितना प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा है शुद्ध बोया गया अनाज 53.10%, वानिकी 0.8%, एयर कृषि एवं कृषि के अतिरिक्त 5, स्थायी चारागाह 4.81%, बंजर भूमि 10%, उसर व कृषि अयोग्य भूमि 6.89%, चालू पड़त भूमि 0.5 है। तो सबसे ज्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 53.10% है, कितना है, 53.10% है। ये चीजें आपको इसमें भी याद रखनी है। सर डेटा याद नहीं होता, डेटा याद नहीं होता है, दोबारा पढ़ो, दोबारा बार बार याद करो, दोबारा बार बार याद करोगे, वीडियो सुनोगे तो आपको जो है ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें जो है इसके अंदर आम, बागवानी जैसे आम फसलें, आम कहाँ होता है, उदयपुर चित्तौड़ में होता है। अमरूद जो है सवाई माधोपुर में होता है। अंगूर श्री गंगानगर के अंदर होता है। खरबूजा पाली के अंदर। माल्टा श्री गंगानगर में। नींबू भरतपुर के अंदर उत्पादन होता है। बागवानी फलों बागवानी फसलों के अंदर सर्वाधिक आम उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, अमरूद सवाई माधोपुर में, अंगूर श्री गंगानगर में, खरबूजा पाली, माल्टा श्री गंगानगर, नींबू भरतपुर के अंदर उत्पादन होता है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सीताफल राजसमंद के अंदर, संतरा झालावाड़ के अंदर, केला सिरोही चित्तौड़ में, किन्नू श्री गंगानगर में, नाशपाती झालावाड़ के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बागवानी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट जिले हैं, जिले पूछ लिए जाते हैं। संतरा झालावाड़ की है, और जो सीताफल राजसमंद का है, नाशपाती झालावाड़ की, झालावाड़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है नाशपाती का। आगे बात है उत्कृष्टता केंद्र, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उत्कृष्टता केंद्र कौन से हैं। नींबू का कहाँ पर है, नानता कोटा के अंदर। अनार बस्सी, अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी के अंदर है। नींबू उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, ये नानता कोटा के अंदर है। संतरा झालावाड़ के अंदर है। सीताफल चित्तौड़गढ़ में है। उत्पादन राजसमंद में होता है, लेकिन सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में है। खजूर का बोझगा जैसलमेर में है। आंवला खेमरी धौलपुर में है। अमरूद का देवड़ावास टोंक के अंदर स्थित है। ये आपको इसमें याद रखना है। आ गया समझ में, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, वापिस याद कर देते हैं साहब। नींबू उत्तरा के अंदर नानता कोटा। अनार के लिए बस्सी जयपुर। संतरा के लिए झालावाड़। सीताफल चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़। खजूर, खजूर के लिए बोझगा जैसलमेर। आंवला खेमरी धौलपुर। और अमरूद जो है देवड़ावास टोंक के अंदर उत्पादन उत्तरा केंद्र बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं फिर राजस्थान के कृषि से संबंधित अनुसंधान। राजस्थान में कृषि व संस्थान कौन से हैं, कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, कहाँ इनकी स्थापना की गई थी, ये अपन देखते हैं।
केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र 1943 के अंदर दुर्गापुरा के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र 1943 के अंदर स्थापना की गई थी, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर स्थित है। फिर है केंद्रीय कृषि फार्म 1956 के अंदर सूरतगढ़ के अंदर। केंद्रीय कृषि फार्म 1956 सूरतगढ़ में स्थित है। केंद्रीय कृषि फार्म एक 1982 के अंदर जैत श्री गंगानगर में स्थित है। फिर है मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी काजरी की स्थापना 1959 के अंदर जयपुर के अंदर की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। फिर है आफरी 1985 के अंदर जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़ा मनाली बाड़मेर में स्थित है। ऐसे ये कोई जो केंद्र है, ये संस्थान है, आपके पढ़े हुए हैं सबके, ऐसा नहीं कुछ नया है, लेकिन पढ़े हुए हैं लगभग। ये तो वापस आप देखोगे वो रिवाइज हो जाएगा इनका। तो ये चीजें थी, ये आपने देख लिया होगा, राजस्थान के कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र व संस्थान कहाँ पर इनकी स्थापना की गई थी और कब की गई थी, ये अपन ने इसमें देख लिया है। आगे फिर बात करते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां राजस्थान की या पूरे भारत के या विश्व के अंदर जो प्रमुख क्रांतियां थी वो अपन देखते हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? गेहूं के लिए एम एम एस स्वामीनाथन भारत के अंदर। नॉर्मन बोरलोन। देखो भारत के अंदर श्वेत हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है या किसके द्वारा हरित क्रांति लाई गई थी? गेहूं की फसल के लिए लाया गया था और एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये लाई गई थी। तो जो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। भारत के अंदर विश्व में बोरलोन है, ठीक है। फिर श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, वर्गीय कुरियन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। दूसरा व ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। बुरी या ब्राउन खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। गुलाबी गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदियों से जोड़ने से संबंधित है, अमृत क्रांति जो है। आगे बात है गोल क्रांति आलू से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण कृषि उत्पादन से संबंधित है। ये कुछ क्रांतियां हैं जो धीरे समय समय पर भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी। तो ये किसके लिए लाई गई थी, कौन सी फसल को इसमें फायदा हुआ, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन और विश्व के अंदर बोरलोन थे। और सफेद क्रांति के जनक श्वेत क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीय कुरियन है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे बात करते हैं फिर कृषि विकास संबंधित कार्यक्रम या योजनाएं। अब कृषि विकास संबंधित योजनाएं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कब स्थापना की गई थी? 19 कब लाया गया था? 2019-20 के बजट में लाई गई थी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सिरोही, टोंक, एक जिला और था, कौन से दो थे, दो याद आ रहे हैं। तो आगे बात करते हैं फिर राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में लाई गई थी। 17 दिसंबर को लाया गया था ये। तो एग्जैक्ट डेट, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंदर 17 दिसंबर 2019 से लाया गया था। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है 2019-20 के बजट में लाई गई थी। कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019, बजट कितना था? 1 करोड़ था, 1,000 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की थी। काफी बार क्वेश्चन पूछा, अभी भी क्वेश्चन आ रहा है ये। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत 2016 के अंदर रबी की फसल के लिए जो है प्रीमियम या फिर कितना प्रतिशत? 1.5%। रबी की फसल के लिए 1.5% है। खरीफ की फसल के लिए 2 है और बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम दे होता है इसके अंदर। 1.5, 2, 5, 1.5 रबी की फसल के लिए, खरीफ की फसल के लिए 2 है और बागवानी फसल के लिए 5 है। रबी के अंदर
कम शब्द आते हैं, 2 ही आते हैं तो 1.5 हो गया। फिर खरीफ में ज्यादा आते हैं तो उससे बढ़ेगा, फिर आगे 2 हो गया। फिर उसके अंदर बागवानी, बागवानी में सबसे ज्यादा आते हैं 5 हो गया। 1.5, 2, 5 प्रतिशत, ये काफी बार पूछा हुआ है, प्रतिशत बहुत बार पूछा हुआ है, तो प्रतिशत भी आपको याद रखना है। तो प्रतिशत ही याद रखना है इसके अंदर। एक ये भी है कि फसल बीमा योजना कब शुरुआत की गई थी, तो फसल बीमा योजना जो है राजस्थान में या भारत में 2016 से शुरुआत की गई थी। रबी की फसल के लिए प्रीमियम कितना दे है सरकार, 1.5%। रबी की फसल 1.5 है, खरीफ की फसल के लिए कितना है, 2 है, बागवानी फसल के लिए कितना है, 5% ये दे है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट और आगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 के अंदर शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खेती मिशन 2014-15 के अंदर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 के अंदर सूरतगढ़ से शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 सूरतगढ़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 से शुरू किया गया था। अब बात करते हैं जो ग्रामीण बैंक है उनको ऋण देने का कार्य कौन करता है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 के अंदर की गई थी। 12 जुलाई 1982 के अंदर। नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत 1998-99 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी की शुरुआत कब हुई थी, 1998-99 में जो है कृषि केसीसी की शुरुआत की गई थी। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान कृषि जलवायु क्षेत्र, राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 10 हैं, और भारत में कितने हैं, 15 है। मतलब ये है जो राजस्थान की जलवायु है ना उनको कितने क्षेत्र, कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, 10 में बांटा गया है अलग अलग। और पूरे भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 15 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये भी सिंपल क्वेश्चन, तो पहला ये बन जाता है कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे अभी जिले बढ़ गए तो ये रहता है साहब ये कृषि क्षेत्र भी बढ़ा दिए होंगे, नहीं बढ़ाए अभी तक, 10 ही है। पूरे भारत में पूरे भारत को कितने जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, 15 में, और राजस्थान को 10 में अंदर बांटा गया है। ये भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि एक चीज कौन सा क्या है। फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 4 भागों में फिर फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, और लास्ट वाले में भी 3 है। शुरू वाले में 3, लास्ट वाले में 3, बीच वाले में 2 2, ऐसे मिला के 10 उपखंड है। कितने खंड है, 10 खंडों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो अब इनका नाम भी देखना है। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये तो नाम हो गया, और ये जिले हो गए साहब, है ना। जिले कौन से, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, 2 जिले जोड़े गए हैं इसमें, फलोदी और बाड़मेर। देखो दोबारा मैं नाम याद करवा देता हूँ। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ऐसे में देखो पश्चिमी के नाम, पश्चिमी नाम आ रहा है लेकिन जैसलमेर नहीं आ रहा है इसमें, देख लेना आप, कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट ए में क्या नाम है, फर्स्ट ए का, वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी और बालोतरा है। फिर है उत्तर 1 बी, 1 बी या सेकंड बी, उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र। अब सिंचाई कहाँ पर होती है, गंगानगर हनुमानगढ़, तो गंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा। अब आएगा अति शुष्क, थर्ड कौन सा है, ए सी, फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये कहाँ है, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। और सर्वाधिक बड़ा भी कौन सा है, ए, यह है, कौन सा है सर्वाधिक बड़ा, फर्स्ट सी सबसे बड़ा है। कौन से क्या नाम है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। केवल शुष्क पश्चिमी मैदान के अंदर बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर आता है। अति शुष्क है ना आंशिक रूप से सिंचित क्षेत्र, तो अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के अंदर बीकानेर आता है, जैसलमेर, चूरू आता है ना। और सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा यही है। आगे बात करते हैं सेकंड ए, 4 नंबर का सेकंड ए, अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, डेडवाना और कुचामन। डेडवाना कुचामन एक ही है। डेडवाना कुचामन क्षेत्र पर, डेडवाना कुचामन जो है इसके अंदर आता है, यह आता है
अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। 4 नंबर का है, 4 नंबर का नाम क्या है? सेकंड ए नाम है। फिर है सेकंड बी, लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? लूनी नदी अंतर्वर्ती, तो इसमें ये होता है कि साहब लूनी नदी आ रही है तो लूनी नदी जिन जिन जिलों में बहती है उन सब का नाम आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिरोही का आता है, सिरोही में नहीं जाती है ना, सिरोही में से में है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो बात करते हैं लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। जालोर, ब्यावर आंशिक रूप से, सिरोही भी आंशिक रूप से है। तो जालोर, ब्यावर, ब्यावर का कुछ हिस्सा आता है कौन से में? लूनी नदी अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में जालोर, सिरोही, ब्यावर, जालोर, सिरोही, ब्यावर आते हैं। आगे बात करते हैं चेक, देखो फर्स्ट ए बी सी, सेकंड ए बी आएगा, फिर थर्ड ए आएगा। थर्ड ए 6 नंबर का, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, आंशिक रूप से ब्यावर है। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो बीच वाले ना, जयपुर के आसपास, जयपुर ले लो, दौसा ले लो, टोंक ले लो, टोंक के आसपास, फिर टोंक के साथ साथ अजमेर है, खैरतल, तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, थर्ड बी, बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्र। बाढ़ किसमें आएगी? पूर्व के अंदर आएगी। पूर्वी राज्य कौन सी? मत्स्य सिंह, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, मत्स्य, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डिग। डिग भी तो नया जिला जो बन गया है ना, डिग नया जिला है, तो इसमें आएगा बाढ़ संभावित मैदान के अंदर आएगा। मत्स्य संघ हो गया, सवाई माधोपुर हो गया और डिग हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं फोर्थ ए, अर्ध शुष्क अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान भीलवाड़ा है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही आंशिक रूप से हैं। ब्यावर आंशिक रूप से 2 में आता, सिरोही 2 में है। फिर है फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, मैदानी मैदानी क्षेत्र। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, चित्तौड़गढ़। फिर बात करते हैं फोर्थ सी, अर्ध आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो आता है आर्द्र दक्षिणी मैदान। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर हाड़ौती आता है, पूर्वी मैदान के अंदर। फिर अंतःस्थलीय हो गया, ये चीजें है। लूनी वाले, लूनी के अंदर आता है, जालोर आता है, ब्यावर आता है और सिरोही आता है ना। ये चीज आपको याद रखना है। ये 10 क्षेत्र है, 10 के 10 याद कर लेना। हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन इसके होता है और बड़े क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो अगर आपका पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ है, थोड़ा और तरीके सही तरीके पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है हाथों हाथ, तो आपको इसमें बात गलत नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब आगे बात करते हैं फिर कृषि आधारित उद्योग। अब इम्पोर्टेंट ये भी है साहब, कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग, तो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उप केंद्र है। राजस्थान में कितने जिला उद्योग हैं? 36 हैं। कितने उपकेंद्र हैं? उपकेंद्र कितने हैं? उपकेंद्र हैं 8 हैं साहब। तो पहला क्वेश्चन ये है, राजस्थान के अंदर जिला उद्योग केंद्र कितने हैं? कितने हैं भाई? 36, उपकेंद्र 8 है। सही है। फिर बात करते हैं अब कृषि आधारित उद्योगों के अंदर सूती वस्त्र उद्योग, सबसे बड़ा व प्राचीन कृषि आधारित उद्योग है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा भी है और प्राचीन कृषि ये भी है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योगों के अंदर ही आता है। और राजस्थान के अंदर कितने उद्योग केंद्र हैं? 36 है। उपकेंद्र कितने? 8 है। उपकेंद्र 8 है, 36 उद्योग केंद्र है। अब बात करते हैं वस्त्र नगरी, वस्त्र मिल। राजस्थान की सबसे पहली वस्त्र मिल कौन सी है? टी करसना मिल है। टी करसना मिल्स लिमिटेड 1889 में ब्यावर के अंदर इसकी स्थापना होती है। प्रथम वस्त्र मिल है, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पहले नंबर की कौन सी है? द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889, और ब्यावर के अंदर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर द एडवर्ड मिल्स, ये दूसरे नंबर की है, 1906 के अंदर ब्यावर में स्थापना होती है। जो सूती वस्त्र मिल है ना, वो ब्यावर के अंदर ही है तीनों, पहले दूसरे तीसरे नंबर की। पहले की स्थापना होती है 1889 के अंदर, दूसरी होती है 1906 में और तीसरी होती है 1925 के अंदर। तीनों की तीनों अजमेर में है। तो एडवर्ड मिल्स 1906, द महालक्ष्मी मिल्स
25 के अंदर, ब्यावर के अंदर। अब बात करते हैं दी मेवाड़ टेक्सटाइल 1938 भीलवाड़ा के अंदर है। महाराजा उम्मेद सिंह पाली के अंदर है, 1942 स्थापना होती है। सबसे बड़ी वस्त्र मिल है ये, सबसे बड़ी सूती मिल कौन सी है? महाराजा उम्मेद सिंह है, 1942 के अंदर इसकी स्थापना होती है और कहाँ पर है? पाली के अंदर है। वापिस देखते हैं इसको कि सूती वस्त्र मिल जो है पहली कौन सी है? दी करसना, दी करसना मिल्स लिमिटेड 1889 में होती है, ब्यावर में इसकी स्थापना होती है और सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापना की जाती है। दूसरी है एडवर्ड, एडवर्ड की 1906 में। फिर होती है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी की 1925 के अंदर होती है। स्थापना आपको याद रखनी है, 1889, 1906, 1925 के अंदर इसकी स्थापना होती है। फिर है मेवा टेक्सटाइल भीलवाड़ा 1938, मेवा टेक्सटाइल 1938 भीलवाड़ा। और फिर है एक कौन सी है? 1942 वाली, बताओ देखो 1942, 1942 वाली कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह है, 1942 पाली के अंदर है और सबसे बड़ी सूती मिल है। सबसे बड़ी तो है महाराजा उमेद सिंह पाली वाली, और सबसे पहली कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 के अंदर स्थापना होती है। आगे बात करते हैं शार्दुल टेक्सटाइल श्री गंगानगर 1946, विजय कॉटन 1949 विजयनगर के अंदर स्थित है ना, 1947। आगे बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। ये तीन सार्वजनिक क्षेत्र की है साहब, एक है सार्वजनिक क्षेत्र और एक है सहकारी क्षेत्र। और वर्तमान के अंदर कितनी है सूती मिलें? 23 है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी है और सहकारी क्षेत्र की कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र की है दी एडवर्ड, दी महालक्ष्मी, विजय कॉटन। ये तीनों, ये भी ब्यावर, ब्यावर अजमेर, या अजमेर के अंदर, विजयनगर भी कॉटन ब्यावर में आता है। लेकिन दी एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन, ये सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है। कौन से हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के। एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, विजयनगर ही है ना, विजय विजय कॉटन, विजयनगर में है विजय कॉटन। तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की है। अब बात करते हैं आगे कि सहकारी क्षेत्र की कौन सी है। तीन है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है साहब। राजस्थान सहकारी कतई मिल गुलाबपुरा में 1965 में स्थापना होती है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल 1978 हनुमानगढ़ के अंदर, श्री गंगानगर। और श्री गंगापुर सहकारी कतई मिल 1981 गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दो भीलवाड़ा में है, एक हनुमानगढ़ में है। 1965, 1978, 1981, 1965, 1978, 1981 के अंदर तीन सार्वजनिक है, तीन सहकारी है। सहकारी के अंदर कौन सी है? राजस्थान है, श्री गंगापुर है, श्री गंगानगर है और गंगापुर है। राजस्थान सहकारी, श्री गंगानगर और गंगापुर। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगापुर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। गंगापुर 1981 में स्थापना की गई थी। सार्वजनिक तीन है, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय। सार्वज और सहकारी की कौन सी है? सहकारी तीन है, राजस्थान सहकारी, श्री गंगानगर और गंगापुर। श्री सहकारी, राजस्थान सहकारी भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्थित है, 1965 में स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद में है अपने 1978 के अंदर श्री गंगापुर, श्री गंगानगर 1978 हनुमानगढ़ में स्थित है। 1981 के अंदर गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। 1981 तीन सहकारी हो गई, तीन सार्वजनिक हो गई, तीन सार्वजनिक हो गई, तीन सरकारी हो गई। ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। याद हो रहा है क्या आपको? याद हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर याद हो रहा है, समझ में भी आ रहा है ये चीजें धीरे धीरे। तो सहकारी अलग है, सार्वजनिक अलग है। सहकारी की कौन सी है? सहकारी की है राजस्थान सहकारी 1965 गुलाबपुरा। फिर है 1978 के अंदर श्री गंगानगर, 1981 में गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और सार्वजनिक एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन। और एडवर्ड की 1906, महालक्ष्मी 1925 और विजय कॉटन की स्थापना कब हुई थी? 1947 के अंदर इसकी स्थापना होती है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी कतई कतई संघ लिमिटेड, SPINFED, गठन 1 अप्रैल 1993 को स्थापना हुई थी, है ना। तो राजस्थान राज्य सहकारी कतई
संघ लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 में होती है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान की वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और 2009 में भीलवाड़ा में 2009 जो है भीलवाड़ा में वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया था। भीलवाड़ा को जो है 2009 के अंदर वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भी दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। भीलवाड़ा को क्या क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी का दर्जा कब दिया गया? 2009 के अंदर दिया गया था। अब बात करते हैं आगे ऊन उद्योग। ऊन उद्योग से संबंधित क्या क्या है? ऊन उत्पादन कितना होता है? 48%। प्रथम स्थान राजस्थान का है ऊन उत्पादन में। प्रमुख मिल कौन सी है? संस्थान स्टेट वुलन मिल बीकानेर के अंदर स्थित है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल चूरू में है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है। केंद्रीय विकास बोर्ड जोधपुर में है। ऊन परीक्षण केंद्र जयपुर में है। सर्वाधिक ऊन उत्पादित जिला जोधपुर है। सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अविका नगर कोटा अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। ये भी है। आगे बात करते हैं फिर डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग की बात करें तो डेयरी विभाग की स्थापना 1973 के अंदर होती है। डेयरी विभाग की स्थापना राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी 1938 में स्थापना होती है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में आया था। RSRDDC विश्व बैंक के सहयोग से जयपुर में स्थापित किया गया था। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम तो जयपुर में स्थापित किया गया था, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF 1977 जयपुर के अंदर। ये फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं जैसे RSRDDC राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो RCDF 1977 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अब अन्य उद्योग के अंदर बात करें क्या क्या है, तो बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पर है? कल कलवा कल कल कलवड़ा कलड़ कलड़वास उदयपुर के अंदर स्थित है। नाम नहीं आ रहा, क्या अटपटा नाम है। कलड़वास उदयपुर के अंदर है। बायोडीजल प्लांट जामाकोटा उदयपुर में स्थित है। जैतून रिफाइनरी लूनकर से बीकानेर में स्थित है। ओलिव टी प्लांट बस्सी के अंदर स्थापित है। ये कुछ ऐसे हैं जो अन्य के अंदर आते हैं, ये तीनों याद आपको होने चाहिए। आगे बात करते हैं औद्योगिक पार्क या कॉम्प्लेक्स। तो 4 एग्रो फूट बनाए गए हैं। कौन से? रणकपुर कोटा के अंदर, बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर, जो जोधपुर वाला सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं फिर एक है उद्योग विहार श्री गंगानगर और अलवर में। वैसे तो जिले पूछ लिए जाते हैं, कोटा में है, अलवर में है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। 4 एग्रो फूड पार्क हैं राजस्थान में। कोटा जोधपुर गंगानगर अलवर, कोटा जोधपुर गंगानगर अलवर, कोटा जोधपुर अलवर गंगानगर, कोटा जोधपुर अलवर गंगानगर। इनके नाम भी, जगह कौन सी है? रणपुर कोटा, बोरनाड़ा जोधपुर, उद्योग विहार श्री गंगानगर और अलवर जो है ये है। तो 4 एग्रो फूड पार्क याद हो गए। फिर देखते हैं ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में है। मसाला पार्क 2 है, कौन से हैं? मथानिया जोधपुर, दूसरा कौन सा है? रामगंज मंडी कोटा के अंदर। तो मसाला पार्क 2 है। और ग्रीन एग्रो फूड पार्क 4 है। एक ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है रूपनगढ़ के अंदर। मसाला पार्क 2 है, मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा। जापानी पार्क भी 2 है, निमराना अलवर, गिलोट अलवर। निमराना और गिलोट जापानी पार्क स्थित है। आगे फिर बात करते हैं बोरियरी पार्क गिलोट अलवर में स्थित है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर के स्थित है। तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है तिवरी जोधपुर के अंदर स्थित है। यह भी आपको इसमें पता होना चाहिए। तो और कोरे पार्क गिलोट अलवर में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रीज पार्क EPIP जो है इसकी फुल फॉर्म है। और कहाँ पर स्थित है? सीतापुरा जोधपुर अलवर।
निर्वात संवर्धन पार्क राजस्थान में 3 स्थित है, सीतापुरा जयपुर में, बोरनाड़ा जोधपुर में, और एग्रो फूड पार्क भी है इसमें। 4 एग्रो फूड, बोरनाड़ा जोधपुर वाला सबसे बड़ा है, और निर्यात संवर्धन पार्क भी स्थापित है निमराना अलवर में। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 1997 में जयपुर में स्थापित किया गया था। जयपुर वाला कौन सा है सबसे पहला? सबसे पहले, ठीक है। तो देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क 1977 जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक नीतियां, इंपोर्टेंट है भाई। प्रथम औद्योगिक नीति 1978, दूसरी, अब तक जो है पांच पाँच छह राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति आ गई है। ये सातवीं है, लघु सूक्ष्म एम ये। वैसे औद्योगिक नीतियां छह कौन सी, कब कब आई थी? पहली 1978, फिर 90, 94, 98, 2010 और 2019 के अंदर नवीनतम आई थी, वो चल रही है। तो 78, 90, 94, 98, 10, 78, 90, 78, 90, 78, 90, 94, 98, 10, 78, 90, 94, 98, 10 और 2019 के अंदर लेटेस्ट चल रही है। लेटेस्ट वाली की बात करें 19 दिसंबर 1 जुलाई 2019 को आई थी नवीनतम औद्योगिक नीति, है ना। ये क्या पूरे याद करने हैं? बिल्कुल पूरे याद रखने हैं। कब कब आई थी? 78 के अंदर आई थी, 90 में, 92 में और 98 में और 2010 के अंदर। अभी चल रही है 1 जुलाई 2019 वाली। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति 4 दिसंबर 2024 को लागू लागू की गई थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से स्टार्ट की गई थी। ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ये अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार चल रही है, तो कांग्रेस सरकार, सॉरी, वर्तमान में बीजेपी सरकार चल रही है, तो बीजेपी सरकार की जो भी योजना है वो ज्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है। वैसे तो कोई इनका फिक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रेंड कहता है। पहले के पेपर अपन देखते हैं तो ट्रेंड यही कहता है। तो लघु राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 4 दिसंबर 2024 को आई थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। राजस्थान की जो नीतियां हैं कब आई थी? पहले 78 के अंदर, दूसरी 90 में, तीसरी 94 में, चौथी 98 में, पांचवी 2010 में, छठी 1 जुलाई 2019 के अंदर आई थी। और वर्तमान लघु एवं सूक्ष्म उद्योग वाली 4 दिसंबर 2024 के अंदर जारी की गई थी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, और प्रोत्साहन योजना जो 13 दिसंबर 2019 को से जारी की गई है। अब बात करते हैं रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन उद्योग निगम, रिको। रिको के बारे में थोड़ी चीजें आपने पढ़ तो रखी होगी साहब, आपने पढ़ रखी है। तो पढ़ने का यह है, आपने पढ़ रखी है, पढ़ रही है। अपन को पता है कि साहब रिको की स्थापना 1980 के अंदर हुई थी, लेकिन इससे पहले भी रिको के नाम नहीं था, इसका नाम अलग था। 1969 के अंदर स्थापना हो गई थी। इसे एग्जाम में पूछा गया था कौन सा कथन सही है। तो रिको की स्थापना 1969 में हो गई थी, फिर रिको को नाम बाद में दिया गया था। बात करते हैं पहले क्या नाम था इसका। राजस्थान उद्योग खनिज विकास निगम, मार्च 1969 में यह नाम था। फिर इसको विघटित किया गया 1979 के अंदर, दो भागों में तोड़ा गया इसको। राजस्थान खनिज विकास निगम, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम 1 जनवरी 1980 के अंदर। मूलतः स्थापना 1969 में हो जाती है, वर्तमान स्वरूप 1 जनवरी 1980 को आया था। रिको द्वारा विकसित पार्क, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कोलाई जयपुर के अंदर, कृषि एवं उद्योग प्रसंस्करण त्रिउरी जोधपुर के अंदर। ये रिको के द्वारा चलाए जा रहे हैं, पार्क विकसित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिको के द्वारा चालित पार्क नहीं है ना, संचालित पार्क नहीं है? और कौन से हैं? तो 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज कुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर, जापानी जोन निमराना अलवर के अंदर है। 5 कौन से हैं? वापिस मैं एक बार और आपको याद करवा देता हूँ। 5, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज बोरनाना जोधपुर के अंदर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क धोलाई जयपुर के अंदर, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तिवरी जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर है स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर है। जापानी जोन निमराना अलवर के अंदर स्थापित है किया गया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं। कौन सी है भाई? राजस्थान की वृहद सिंचाई परियोजनाएं की बात करें अपन, तो
भौगोलिक क्षेत्र का 52.34% क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब वो भौगोलिक क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत रखा गया है 52.34%। सिंचाई के साधन क्या क्या है? नलकूपों से कितनी होती है? 47%, नहर से 30%, कुएं से 21%, तालाब से 0.2%, अन्य से 2% होती है, 0.32%। ये बेसिक जानकारी है, ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए क्या क्या चल रहा है। और अब बात करते हैं कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, सीकर, झुंझुनू में होती है। थार का गड़ा चंदन नलकूप जैसलमेर को कहा जाता है। थार का गड़ा किसको कहा जाता है? चंदन नलकूप है। नहरों से सर्वाधिक का क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर है। तालाब से सिंचाई भीलवाड़ा व टोंक है। ये हो गया। अब बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। ये तो बेसिक जानकारी है, नॉर्मल जानकारी, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का अर्थ क्या होता है? बहु यानी ज्यादा होता है, उद्देश्य यानी उद्देश्य तो होता है उद्देश्य। बहु यानी एक से ज्यादा, जिस योजना का उद्देश्य होता है उसे बहुउद्देश्य योजना कहा जाता है। जैसे जो नहर योजना में कैसे अब सिंचाई भी की जा रही है, पेयजल भी है, बिजली उत्पादन भी हो रहा है ना? तो क्या क्या है इसमें? जैसे अर्थ जल विद्युत भी हो रहा है, सिंचाई भी हो रही है, पेयजल भी हो रहा है, वृक्षारोपण भी किया जा रहा है उसी नहर से या उसी जल के नहर से। तो बहुउद्देश्य परियोजना हो जाती है, एक से अधिक उद्देश्य, है ना? तो बहुउद्देश्य हो गए। कौन सी है जिनसे जल उत्पादन होता है? कृषि भी होती है, सिंचाई भी होती है, पानी पीने की पेयजल योजना भी है। अभी देखते हैं कि सबसे पहले आती है भाखड़ा नांगल परियोजना। कुछ योजनाएं कुछ बहुउद्देश्य, मतलब एक से अधिक राज्यों में भी है साहब बहुउद्देश्य, और एक ही राज्य में होती तो फिर बहुउद्देश्य नहीं होती, तो एक से अधिक राज्यों में। इनके राज्य भी ध्यान रखने हैं, कौन सी बहुउद्देश्य योजना कौन से राज्य के साथ बहती है, कौन से राज्य के साथ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं। राज्य कौन सा है? बाघ नांगल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बाघ नांगल जो परियोजना है उसके राज्य कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। निर्माण कब हुआ था? 1948 के अंदर। नदी सतलज, सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए थे, एक बाखड़ा था एक नांगल था। तो बाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है कौन सी नदी से जल आता है इसमें? सतलज नदी से। कब स्थापना की गई या स्थापित कब किया गया? 1948 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। और कौन से राज्य हैं? पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है, ये तीन राज्यों के साथ है। बहुउद्देश्य है तो एक से अधिक राज्यों के साथ आएगी, तो स्वाभाविक चीज है, सबको पता है साहब, इसमें तो कोई सोचने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध की स्थापित कब किया गया? 1948 के अंदर। राज्य कौन से हैं? तो राज्य हो गए पंजाब हो गए, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया। नदी कौन सी है? सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए, भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग जो है उनको अपन देखते हैं। विद्युत उत्पादन 1534 मेगावाट समझौता पंजाब और राज्य सरकार के मध्य हुआ है। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान की हिस्सेदारी है 59.2%। कितनी है? 15.20%, है ना? 15.22 प्रतिशत जो है, जो भी बिजली होती है 15.22 उत्पादन 15.22% जो है ये इसमें होती है। लांबाऊ जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर राजस्थान के दो जिले हैं जो बांखड़ा नांगल परियोजना है उसके लाभ को या बिजली का जो है उत्पादन होता है उसके हिस्सेदार हैं। कौन से हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। कब स्थापित किया गया? 1948 के अंदर। और राज्य कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। ये आपको बांखड़ा और सतलज नदी पर बांखड़ा और नांगल दो बांध बनाए गए थे। 1534 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। दो बांध है बाखड़ा और नांगल, बाखड़ा अलग है नांगल अलग है। तो बाखड़ा बांध जो है आधारशिला 17 नवंबर 1955 में रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बाखड़ा बांध, बाखड़ा नांगल नहीं, केवल बाखड़ा बांध की ही। और वैसे बाखड़ा नांगल बांध की स्थापना 1948 में की गई थी, लेकिन एक बाखड़ा बांध है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा रखी गई थी। 17 नवंबर 1955 के अंदर रखी गई थी। कंक्रीट निर्मित गुरुत्वीय सीधा बांध है। राष्ट्र को समर्पित 22 अक्टूबर 1963 को हुआ था। नेहरू जी द्वारा इसे संज्ञा दी गई थी पुनरुत्थान भारत का नवीन मंदिर। पुनरुत्थान भारत का नवीन मंदिर जो है इसको प्रधानमंत्री उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा संज्ञा दी गई थी। नोट,
इस बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर भी है। गोविंद सागर झील बनी हुई है भाखड़ा नांगल बांध पे। वो इस पे एचपी के यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं आगे नांगल बांध। नांगल बांध जो है 1952 के अंदर स्थापना की गई थी। नदी कौन सी है? सतलज नदी है। विद्युत ग्रह स्थापित गंगुवाल व कोटला के अंदर दो नहरें बिस्त और बाखड़ा। बिस्त और दो नहरें निकाली गई थी नांगल बांध से, बिस्त और दोआब। बिस्त दोआब और बाखड़ा नहर। आगे बात करते हैं व्यास नदी। व्यास कौन सी नदी है? व्यास नदी। नदी सतलज रावी व्यास। व्यास योजना है, व्यास परियोजना है, लेकिन तीन नदियों का जल से बनाई गई है। रावी व्यास सतलज। व्यास नदी के अंदर केवल व्यास नदी नहीं है, सतलज और व्यास का पानी भी आता है, दोनों रावी के अंदर है ना। आगे बात करते हैं व्यास परियोजना। नदियां सतलज आएगी। राज्य राजस्थान पंजाब और हरियाणा। तो भाखड़ा नांगल भी राजस्थान हरियाणा पंजाब की थी, और व्यास परियोजना भी राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। बांध कौन सी है? व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश दो बांध बनाए गए हैं, पंडोह बांध और पोंग बांध। पंडोह बांध और पोंग बांध व्यास नदी पर है। और जो नांगल बांध थी उस पे बांध दो अलग थे। कौन से थे वो भी? बिस्त दोआब और बागड़ा नहर। ठीक है। तो अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पंडोह बांध पर जो बिजली उत्पादन होता है उसका 20% राजस्थान को मिलता है, और उस पे कितना था? 15 पॉइंट कुछ प्रतिशत था। पोंग बांध की 59% बिजली प्राप्त होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल उपलब्ध करवाता है। कौन सा? पोंग बांध। पंडोह बांध जो है 20% बिजली उत्पादन करता देता है अपन को, और राजस्थान को पोंग बांध जो है 59% देता है। जब सर्दियों के दिनों के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी की कमी आ जाती है, तब पोंग बांध के द्वारा ही पानी का उसमें पानी लाया जाता है, पानी को बराबर रखा जाता है ना। कमी आती है तब। कौन सा बांध है? पोंग बांध है साहब। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी की नहर, वो ही गया। अब है चंबल नदी परियोजना। कौन सी नदी है भाई? नदी कौन सी परियोजना? चंबल नदी परियोजना। ये बहुउद्देश्य के अंदर ही है ये। बहुउद्देश्य के अंदर दो पढ़ लिया अपन ने, ये तो बाखड़ा नांगल और एक व्यास। दोनों तीनों तीनों राज्यों के साथ है। अब बात करते हैं चंबल नदी। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश। हिस्सेदारी कितनी है? दोनों की 50-50% हिस्सेदारी है। शुरुआत 1954 में होती है। निर्माण 3 चरणों में किया गया था इसका। तो चंबल चंबल परियोजना शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है 1954 में। राजस्थान और एमपी के मध्य स्थित है चंबल। कौन सी के? चंबल राजस्थान और एमपी के मध्य स्थित है। 50-50 की पार्टनरशिप है। हिस्सेदारी कितनी है चंबल परियोजना पर? जो भी योजनाएं बनी हुई है 50-50 की है। 1954 के अंदर स्थापना होती है। ठीक है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया था 1959 के अंदर। मंदसौर एमपी के अंदर स्थित है। 513 मीटर लंबा है और 62 मीटर ऊंचा है। कोटा बैराज 1954 में कोटा में। इस पे जो है पहले चरण के दो बांध बनाए गए थे, कोटा बैराज और गांधी सागर। गांधी सागर मंदसौर के अंदर है और एमपी के अंदर स्थित है। बाकी कोटा बैराज राजस्थान में है, अभी एक और आएगा, और उसके बाद में जवाहर सागर बांध। तीनों बांध जो है राजस्थान में है। कोटा जो गांधी सागर है वो एमपी के अंदर है। मंदसौर एमपी के अंदर जिला स्थित है। कोटा बैराज पर दो नहरें बनाई गई है, दाई नहर बाई नहर। गांधी सागर बिजली उत्पादन का गांधी सागर बांध जो है ना, कितनी बिजली उत्पादन करता है? 115 मेगावाट। 1534 1534 1534 बांखड़ा नांगल वाला था। आ गया समझ में? और 115 मेगावाट गांधी सागर है। गांधी सागर एमपी में स्थित है। और पहले चरण के अंदर कौन से बांध निर्माण हुए थे? गांधी सागर और कोटा बैराज। आगे बात करते हैं दूसरा चरण। 1970 के अंदर स्टार्ट किया गया था। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये बांध। और विद्युत उत्पादन 172 मेगावाट। 115 तो थी गांधी सागर, और 172 मेगावाट है राणा प्रताप सागर। चूलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर पर ही स्थित है, 18 मीटर ऊंचा है। राउतबाड़ा क्षेत्र में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। सबसे सबसे ऊंचा बांध चूलिया जलप्रपात है। कौन सी नदी पर है? चंबल पर है। और रावण बाटा क्षेत्र पर स्थित है। और राणा प्रताप सागर बांध जो है वहां पर स्थित है। ये चीजें याद रखनी है। तीसरा चरण स्टार्ट होता है 1972 में। जवाहर सागर बांध विद्युत 99 मेगावाट है ना।
तीन बांध है। कौन से? गांधी सागर 115 मेगावाट, फिर है अपने राउत बाटा वाला राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, और फिर है अपने केवल तीसरा चरण जवाहर सागर बांध 99 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। अब माई परियोजना, नदी कौन सी है? माई है। शुरुआत 1959 के अंदर, राज्य गुजरात और राजस्थान, हिस्सेदारी 55, 55 तो गुजराती है और 45 किसकी है? 45% किसकी है? राजस्थान की है। यह है। जिला बांसवाड़ा, जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। लेकिन जो माही परियोजना है उसपे जो बिजली उत्पादन होती है वो पूरी की पूरी राजस्थान को है, लेकिन दोनों की जो योजना है, माही परियोजना है, हिस्सेदारी किस किस की है? राजस्थान गुजरात की है। 45 तो है राजस्थान की, 55 है गुजरात की। और जो अपन ने अभी पढ़ा था चंबल परियोजना, वो एमपी की और राजस्थान के मध्य स्थित है, 50-50 का हिस्सेदारी है। लेकिन चंबल वो माही परियोजना के अंदर गुजरात जुड़ जाती है, गुजरात के साथ, और राजस्थान के साथ कितना? गुजरात 55% और राजस्थान 43% स्थित है। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा में स्थित है। प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। नोट, विद्युत उत्पादन का 100% राजस्थान को लाभ मिलता है। दूसरा चरण कागदी पिकअप बांध, नदी कौन सी है? माही बांसवाड़ा में स्थित है। दो नहरें निकाली गई, दाई नहर सागवाड़ और बाई नहर आनंदपुरी है। कडाना कडाना बांध माही नदी पर गुजरात में स्थित है। लाभ किसको मिलता है? गुजरात को ही मिलता है। कडाना बांध जो है गुजरात में स्थित है। जैसे गांधी सागर है एमपी में स्थित है ना, मंदसौर में, वैसे कडाना बैंक वाटर या कडाना बांध जो है माही नदी पर गुजरात के अंदर स्थित है। ये समझ में आ गया है क्या? चंबल, चंबल, चंबल जो है 3 चरणों में हुई थी साहब। 1959 वाला, 1970 के अंदर राणा प्रताप, 1972 के अंदर जवाहर सागर बांध 99 मेगावाट होती है। और चंबल की हिस्सेदारी किस किस के मध्य है? राजस्थान और एमपी के मध्य है, 50-50 का पार्टनरशिप है। फिर है व्यास माही, माही जो है गुजरात और राजस्थान की है। गुजरात का 55% है, राजस्थान का 45% है। पूरा उत्पादन राजस्थान को मिलता है। एक कागदी पिकअप बांध है बांसवाड़ा के अंदर है, कागदी पिकअप बांसवाड़ा में है। और एक कडाना बांध है गुजरात के अंदर स्थित है। यह है माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यह आपको इसमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं फिर। माही हाई लेवल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर चलाया जा रहा है। अब वृहद परियोजना, वृहद परियोजना है तो बहुउद्देशीय थी। वृहद का मतलब है जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, उसे वृहद बोलते हैं। 10,000 से अधिक हेक्टेयर का जो क्षेत्र उत्पादन होता है जिन नहरों के द्वारा, उनको वृहद योजनाएं बोला जाता है। अब वृहद योजना के अंदर बात करते हैं साहब, ये केवल एक ही राज्य की होगी, राजस्थान राज्य में वृहद, और बहुउद्देश्य वाले दो दो राज्यों के साथ थी साहब। कौन सी? भाखड़ा नांगल कौन सी थी? भाखड़ा नांगल बांध जो थी वो थी राजस्थान गुजरात, राजस्थान हरियाणा और पंजाब के मध्य। फिर भाखड़ा नांगल बात पड़ा अपने व्यास, व्यास भी तीनों की थी। फिर चंबल पड़ी, फिर माही पड़ी। चार बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं राजस्थान की, चारों के चारों पे जो बांध स्थित है वो भी पढ़ा अपन ने, हिस्सेदारी भी पढ़ी है अपन ने। बिजली उत्पादन गुजरात, माही पर जो बिजली उत्पादन होती है, संपूर्ण बिजली उत्पादन राजस्थान को ही उसको लाभ होता है। आ गया समझ में? अब बात करते हैं गंग नहर परियोजना, राजस्थान की सबसे पहली नहर योजना है। और बात करें किसके द्वारा? बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह द्वारा, उनके द्वारा ये बनवाई गई थी। 1927 के अंदर कार्य कंप्लीट हो गया था, 1922 में उसकी शुरुआत होती है। और नदी सतलज पर पंजाब में हुसैनवाला के निकट बांध बनाकर किया गया था। हुसैनवाला गंगानगर तक है। लंबाई 137 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 17 किलोमीटर है। लंबाई जिला कौन सा है? गंगानगर हनुमानगढ़ है। शाखाएं कौन सी है? लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, समीजा, करनी है। पानी की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर से गंग कैनाल लिंक निकालकर, चैनल निकालकर किया गया है। गंग नहर के बारे में इतनी ही जानकारी आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत कब होती है? 1927 के अंदर। किसके द्वारा? राजा गंगा सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। नदी कौन सी थी? सतलज नदी थी। जिले कौन से हैं इसको लाभान्वित होने वाले? गंगानगर और हनुमानगढ़। और राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आ गया समझ में? आगे बात करते हैं राजीव गांधी सिंधु मुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिंधु मुख नहर परियोजना जो है, नदी कौन सी है? रावी व्यास, दोनों का जल आता है इसके अंदर। और राज्य कौन से? राजस्थान, राजस्थान पंजाब और हरियाणा। जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा,
और चूरू की तारानगर और राजगढ़ तहसील तक ये आता है। तो राजीव गांधी राजीव गांधी सिंधुमुख नहर परियोजना सतलज रावी और व्यास का पानी आता है, रावी व्यास का पानी आता है। कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और नौहर बादरा तहसील है। चूरू में भी इसका पानी आता है, तारानगर और राजगढ़ के अंदर। तो राजीव गांधी सिंधुमुख नहर परियोजना नदी कौन सी पर बनाया गया था? कौन सी नदी का पानी आता है इसके अंदर? रावी और व्यास का आता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें आगे नर्मदा नहर, नर्मदा या सरदार सरोवर परियोजना। तो नदी कौन सी है? नदी हो जाएगी अपने नर्मदा नदी। राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चार राज्यों की है ये। ठीक है, तो नर्मदा नर्मदा नहर या सरदार सरोवर बांध कौन से राज्य में है? चार राज्यों में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और एमपी के अंदर। तो नर्मदा नदी जो है एमपी से निकलती है, एमपी से निकलकर फिर जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कच्छ के रन में जाती है। लेकिन नर्मदा नदी जो है उसका पानी इकट्ठा करके और नर्मदा या सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जो राजस्थान के जालोर और बाड़मेर के तक इसको लाभान्वित होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है और महाराष्ट्र है। ये चार राज्यों के साथ है ये। प्रवेश कहाँ करती है? तो जालोर के सिल्लू गांव के अंदर प्रवेश करती है। जिले राजस्थान के कौन से हैं? जालोर, बाड़मेर, इनको लाभान्वित होता है। इस परियोजना पर फुहारा स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रावधान लागू किया गया है सबसे पहले। तो जो नर्मदा नहर है या सरदार सरोवर परियोजना है उस पे फुहारा सिस्टम भी लागू किया गया था सबसे पहले, है ना। अब बिसलपुर बांध परियोजना, नदी कौन सी है? बनास नदी। टोंक के अंदर बिसलपुर गांव है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत 1986-87 के अंदर टोंक टोडा रायसिंह नदी, बनास नदी राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। बनास नदी, चंबल बिसलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। खेती भी की जाती है और पेयजल के मामले में सबसे बड़ी है बिसलपुर बांध परियोजना। राजस्थान की बनास नदी पर टोडा रायसिन टोक के अंदर स्थित है, वहां से बनाया गया था 1986-87 के अंदर। जिले में बनास नदी पर टोरडी सागर बांध बनाया भी गया है। नोट, जिले में, कौन से जिले में? टोंक जिले के अंदर। कौन से में? टोंक जिले के अंदर टोरडी सागर बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। इसरदा बांध, ये भी जो है इसरदा भी जो है बनास नदी पर ही है और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। जाखम बांध, जाखम नदी प्रतापगढ़ में 1962 में शुरुआत की गई थी। परवन, परवन कहाँ पर है? बारा कोटा झालावाड़ के अंदर परवन स्थित है। ये वृहद परियोजनाएं हैं। आगे बात करते हैं काली तीर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर के अंदर स्थित है। पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल प्रतापगढ़ में स्थित है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है, धौलपुर में स्थित है। गुड़गांव नहर परियोजना भरतपुर में यमुना नदी पर बनाई गई है। भिखाबाई सागवाड़ा नहर माही नदी पर डूंगरपुर में। तो भिखाबाई सागवाड़ा नहर जो है डूंगरपुर के अंदर स्थित है और माही नदी पर यह बनाई गई थी। फिर बात करते हैं ईआरसीपी, है ना, पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना है। भारत सरकार, राज्य सरकार और एमपी की स्थित है ये। अभी वर्तमान में ये काफी कुछ में भी है और इम्पोर्टेंट भी है साहब। तो ईआरसीपी का नया नाम क्या रखा गया है अभी देखेंगे। और कौन से राज्य? भारत सरकार है, राजस्थान है और एमपी की संयुक्त परियोजना है। नया नाम राम जल सेतु परियोजना, राम जल सेतु परियोजना इसका नाम कर दिया गया है। 17 जिले इसके लाभान्वित होने वाले हैं। 5 नदियों को जोड़ा गया है, कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और मेज। इन पांचों नदियों को जोड़कर जो है राम जल सेतु परियोजना है उसके अंदर जल लाया जाएगा। 5 नदियों का, 17 जिलों को इसको फायदा मिलने वाला है। राजस्थान की है, एमपी की है और केंद्र सरकार की ये परियोजना है। प्रस्तावित कार्य 6 बैराज हैं, 6 बैराज और 2 बांध है। बैराज कौन से हैं? कुन्नू बैराज 12 के अंदर कुन्नू नदी पर स्थित है। रामगढ़ बैराज 12 कुल नदी पर स्थित है। रामगढ़ है। महलपुर 12 पार्वती नदी पर स्थित है। नवरेरा बांध कोटा में स्थित है और काली सिंध नदी पर, ये इसी का है पार्ट। मेज पर बूंदी नदी, मेज पर स्थित मेज बांध बूंदी में मेज नदी पर स्थित है। और राठौड़ बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर स्थित है। ये इसी के प्रोजेक्ट हैं, इसी के तहत
6 बैराज है और एक 2 बांध है। डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर, और इसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर बनास नदी पर ये बनाए गए हैं। इसी के प्रोजेक्ट है, इससे है ये, ठीक है। 6 बांधों के बांधों नाम याद होने चाहिए। अभी नवरेरा बांध 2-3 एग्जाम में पूछा गया था, काली सिंध नदी पर है। रामगढ़ बांध कूल नदी पर है। महलपुर बांध पार्वती नदी पर है। मेज बांध मेज नदी पर है, बूंदी में स्थित है। राठौड़ बांध सवाई माधोपुर बनास नदी पर स्थित है। यह आपको इसमें पता होना चाहिए। आगे फिर बात करते हैं राजस्थान बंजर भूमि सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अकाल बंजर भूमि ये राजस्थान के वनवासी हैं, सबको पता है। इसकी जो है परिभाषा पूछी नहीं जाएगी। परिभाषा नहीं पूछी जाएगी तो क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा कि जो कौन सी योजना से संबंधित है, या फिर इससे पूछा यह भी जा सकता है कि इस मरु जो कार्यक्रम है सूखा संभावित क्षेत्र ज्यादा कहाँ पर अपने राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल की वजह से जो है पश्चिमी एरिया है वहां पर कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, कब चलाई गई थी, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ अकाल थे, उनके क्या क्या नाम थे? जैसे छप्पनिया अकाल ही सुनते हैं अपन तो ज्यादा। कौन सा अकाल सुनते हैं? छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? 1956 में। अरे विक्रमी संवत 1956 में थी, और वैसे 1899 में पड़ा था ये। कब? 1898-99 में। 1783 के अंदर एक काल पड़ा था, उसका नाम था चालीसा काल। 1812-13 के अंदर पंचकाल। 1842-43 सहसा मूदसा काल। 1899 और 1900 के अंदर छप्पनिया काल। और 1983 87-88 में त्रिकाल पड़ा था ये, है ना। ये 4-5 अकालों के नाम है, इनको नाम याद कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो छप्पनिया काल को पूछा हुआ है काफी बार, कब पड़ा था साहब? क्योंकि 1956 उस टाइम विक्रमी संवत थी। विक्रमी संवत का नाम 1956 और वैसे 1899 के अंदर। वे वर्ष जिनमें अकाल 100% प्रभावित हुए थे। राजस्थान के ऐसे जिले जब 100% यानी कुछ भी वर्षा नहीं हुई, और ऐसे कितने जिले प्रभावित हुए थे? तो 1978 निवासी के अंदर 26 जिले प्रभावित हुए थे। 1986-87 के अंदर 27 जिले प्रभावित हुए थे। 1991-92 में 30 जिले हुए थे। 2002-03 के अंदर 32 जिले प्रभावित हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2002-03 के अंदर कितने जिले प्रभावित हुए थे? 32 हुए थे। तो ये पढ़ा था ना अभी, त्रिकाल। त्रिकाल के अंदर कौन से थे? त्रिकाल के अंदर ये थे 27 जिले प्रभावित हुए थे 1987-88 के अंदर। वापिस मैं याद करवा देता हूँ। एक पढ़ा था 1978 के अंदर 26 जिले, 78 में 26, और 86 में 27, 91 में 30, और 2002-03 वाले में 32 जिले प्रभावित हुए थे। पूर्णतः 100% बरसात हुई नहीं वहां पे, है ना। अब ये योजनाएं आ गई भाई साहब। सूखा संभावित कार्यक्रम क्षेत्र कब शुरुआत की गई थी? 1974-75 अंदर। चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 11 जिलों के अंदर चलाई गई थी। वित्त पोषण 75-25। अरे समझ गएगा, ये केंद्र सरकार का है। ये केंद्र और राज्य, ठीक है। केंद्र और राज्य का 25, राज्य का 25 और केंद्र का 75% था। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 के अंदर चालू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 11 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है, और 25-75 जो है भारत और राज्य की हिस्सेदारी रहने वाली है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 के अंदर चलाया गया था। फिर मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में चलाया गया था। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। वित्त पोषण केंद्र का 75 और राज्य का 25। राज्य राजस्थान 16 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, सूखा संभावित क्षेत्र 1974-75। ये याद रखना, ऐसे याद नहीं होगा। सर दोबारा बताओ। दोबारा बताऊंगा मैं। सूखा संभावित क्षेत्र का जो है कार्यक्रम चलाया गया था 1974-75 में, और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के अंदर चलाया गया था 16 जिलों के अंदर। फिर है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 के अंदर 18 जिलों के अंदर चलाया गया था एकीकृत। ये 3 योजनाएं हैं, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो सूखा संभावित क्षेत्र, एक मरु विकास कार्यक्रम, और एक एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1889-90 के अंदर चलाया गया था। फिर बात करते हैं UNCCD। ये क्या है साहब? यही मरुस्थल से संबंधित है। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट
डेजर्टिफिकेशन। ये क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निरोधक सम्मेलन हुआ था 1994 के अंदर। तो क्वेश्चन ये मरुस्थल से संबंधित है। तो यूएनसीसीडी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निरोधक सम्मेलन 1994 के अंदर स्थापित हुआ था। ये मतलब उद्देश्य यह था कि कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरण और विकास को सतत भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। यह है साहब यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी ये है 1976 के अंदर है ना। इसमें यह होता है कि यूएनसीडी बैठक 14वीं बैठक 2009 के 2018-19 के अंदर की गई थी। नोएडा राज्य भारत के अंदर की गई थी। तो कोप 14 यूएनसीसीडी की बैठक 14वीं बैठक थी 2019 के अंदर नोएडा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर की गई थी। अब मरु प्रसार रोकथाम। मनु प्रसार कब हुआ था? 1999-2000 के अंदर। राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना 2016 के अंदर की गई थी। पुनर्गठन कब किया गया था इसका? 11 फरवरी 2022 को इसका किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र संस्थान, ये आफरी, ये काजरी है, ये आफरी अपन पढ़ ही चुके हैं, है ना। फिर आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ से किया गया था। राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण 20 अगस्त 2019, द्वितीय चरण 20 अगस्त 2021 को किया गया था। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0 फरवरी 2024 के अंदर किया गया था। पहला चरण कब किया गया था? झालावाड़ के अंदर किया गया था। वो 2016 के अंदर ये चलाया गया था। फिर वापस अभी जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 2.0 शुरू किया है फरवरी 2024 से। अरावली विकास कार्यक्रम 1993-94 के अंदर। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के अंदर। सूखा संभावित क्षेत्र 77-74 के अंदर। और एक और था एकीकृत भूमि बंजर विकास कार्यक्रम 1989-90 के अंदर। और एक और आ गया है अरावली विकास कार्यक्रम 93-94 16 जिलों के अंदर चलाया जा रहा है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ 1976-75 के अंदर है। कमान क्षेत्र कार्यक्रम भी 1976-75 के अंदर चलाया जा रहा है। मैं वापस एक जगह लिख देता हूँ, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभावित 1976-75। फिर है मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के अंदर, ठीक है। फिर है नंबर 3 एकीकृत। एकीकृत 1989 और 90 के अंदर। अब आ गया चौथा नंबर अरावली 1993-94 के अंदर ये चलाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या हो गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और इसका लास्ट टॉपिक है ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो रूपरेखा 1948 में कंवर सेन के द्वारा की गई थी। रूपरेखा कब तैयार हुई? 1948 के अंदर। किसके द्वारा? कंवर सेन के द्वारा। इंदिरा गांधी इंपोर्टेंट है। वो शिलान्यास कब हुआ था? 31 मार्च 1958 के अंदर। गृह मंत्री वल्लभ भाई गोविंद वल्लभ भाई पंत के द्वारा। उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 के अंदर उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर रखा गया था। परिवर्तित नाम 1984 के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था। उपनाम राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा कहा जाता है। नदियां सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। हरि के नामक स्थान पर बांध बनाकर इसका उद्घाटन किया गया था। सर क्या पढ़ा दिया आपने, क्या बोल दिए आप? सर खुद ही पढ़ रहे हो आप तो हैं। अरे नहीं यार, मैं अभी वापस याद करवाता हूँ आपको। ऐसे नहीं है कि दोबारा भाई साहब। स्थापना या फिर जो है रूपरेखा 1948 के अंदर इसकी रूपरेखा आई थी। और कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे कंवर सेन। फिर है उसके बाद में शिलान्यास। शिलान्यास की बात करें तो शिलान्यास जो है, शिलान्यास हुआ था 1958 के अंदर। 31 मार्च 1958 के अंदर। गृह मंत्री
गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर था। प्रत्यय नाम 1984 में इंदिरा गांधी नहर रखा गया। उपनाम राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा। नदियां या सतलज नदी या व्यास नदी के संगम पर बनाई गई है। हरि के स्थान पर हरि के नामक स्थान पर बांध बनाकर रखा गया था बनाकर। लंबावधि जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। पेयजल सुविधा भी है साहब। पेयजल सुविधा इनके साथ साथ कौन सी है? और नागौर, सीकर और झुंझुनू, इन तीन को पेयजल सुविधा भी मिलती है। किस नहर से? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। तो सिंचाई भी और पेयजल सुविधा भी। पेयजल सुविधा के साथ साथ ये भी रखा गया, कौन से जिले हैं वो भी याद रखने हैं। आ गया समझ में? नागौर भी है पेयजल में, नागौर, सीकर, झुंझुनू। आगे बात करते हैं फिर राजस्थान के में हनुमानगढ़ के मस्जिदा वाली नामक स्थान है। हनुमानगढ़ में वहां पर प्रवेश करती है। प्रथम चरण में कंवर लिफ्ट से नहर का निर्माण किया गया था। ये हो गया। अब बात करते हैं लिफ्ट परियोजनाएं। इसमें क्या है कि कुछ लिफ्ट परियोजनाएं निकाली गई थी 7 और शाखाएं निकाली गई थी 9। लिफ्ट परियोजनाएं से क्वेश्चन पूछा जाता है, नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, कौन से जिले में बहती है, ये चीजें इसमें पूछी जाती है। बड़ी कौन सी है, सबसे पहले वाली कौन सी है, सबसे बाद वाली कौन सी है, ये चीजें मैं अभी आपको पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। तो आगे बात करते हैं। लिफ्ट परियोजना 7 है उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले कौन सी थी? वैसे क्रम भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर लेके जाइए, पहले कौन है, फिर उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में। सबसे पहले थी चौधरी कुंभाराम, वर्तमान नाम है ये। तो चौधरी कुंभाराम। नौहर सावा लिफ्ट परियोजना पूर्व नाम। कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू के अंदर ये प्रस्तावित होती है। तो हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। तो चौधरी कुंभाराम, पुराना नाम नौहर साहवा। चौधरी कुंभाराम नौहर साहवा, चौधरी कुंभाराम नौहर साहवा, चौधरी कुंभाराम नौहर सावरा सावरा साहवा लिफ्ट परियोजना। आगे बात करें कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। लूण करसन नहर परियोजना पूर्व नाम बीकानेर और गंगानगर के अंदर स्थित है। चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन। देखो कैक है, अपन बोलते हैं कैवरक, चवरक, टवरक, तवरक और पवरक। कैवरक, चवरक, इनको उल्टा कर दो। पहले च आएगा, फिर आएगा क, फिर नीचे आएगा प और फिर आएगा तय। अभी देखेंगे, फिर आओ आप। चार तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको। चौधरी कुंभाराम नौहर साहवा, कंवर सेन, लूण करसन, लूण कर्णसर और बीकानेर गंगानगर में स्थित है। फिर नंबर 3 है पन्नालाल बारूपाल गजनेर लिफ्ट परियोजना, बीकानेर नागौर में स्थित है। फिर है वीर तेजाजी लिफ्ट परियोजना, इसका नाम है बागड़सर लिफ्ट परियोजना, बीकानेर में ये स्थित है। केवल बीकानेर, बीकानेर में कौन सी है? वीर तेजाजी। बीकानेर और कुछ नागौर वाला क्षेत्र भी है इसमें। नागौर वाला क्षेत्र है इसमें, पेयजल होती है नागौर के अंदर। फिर है करनी सिंह लिफ्ट परियोजना, कोलायत लिफ्ट परियोजना पुराना नाम था, जोधपुर बीकानेर के अंदर स्थित है। फिर गुरु जाम्बेश्वर फलोदी के अंदर स्थित है, जोधपुर बीकानेर। फलोदी लिफ्ट परियोजना पहले नाम था, जोधपुर बीकानेर जैसलमेर के अंदर। और जय नारायण व्यास पोखरण इसका नाम था, जोधपुर जैसलमेर। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर लिफ्ट परियोजना जो केवल नागौर, वो केवल उसमें नहीं है, बीकानेर में नहीं स्थित है। चार, सात में से 6 बीकानेर से लिंक है। एक है जय नारायण व्यास वाली जो जोधपुर और जैसलमेर के अंदर स्थित है। सबसे पहले कौन सी थी? कंवर सेन वाली थी सबसे पहले, है ना। और उत्तर से दक्षिण की तरफ आप चलोगे तो पहले चौधरी कुंभाराम आएंगे, फिर कंवर सेन आएंगे, फिर पन्नालाल बारूपाल आएंगे, फिर वीर तेजाजी आएंगे, तेजाजी बाद फिर कंवर सेन आएंगे। कौन से आएंगे? वीर तेजाजी। फिर करनी सिंह आएंगे, गुरु जाम्बेश्वर आएंगे, जय नारायण व्यास आएंगे। याद हुआ कुछ? नहीं हुआ सर, लिफ्ट परियोजना कुछ कंफ्यूज चल रहा है। तय, क, पै और तय। चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल, वीर तेजाजी, करनी सिंह, जाम्बेश्वर और व्यास, जय नारायण व्यास, ये हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो साथ में शाखाएं निकाली गई थी 9।
एक बाईं तरफ है, बाकी सब दाईं तरफ है। तो बाईं तरफ और कौन सी है? राउतसर हनुमानगढ़ के अंदर है, ये बाईं ओर है। बाकी सब दाईं ओर है। सूरतगढ़, पुंगल, बिसलपुर, शहीद बीरबल, अनूपगढ़, दातोर, चारणवाला और सागरमल, गोपा, जैसलमेर। तो ये जो है, ये है, ये इसमें आपको जैसलमेर, ये आपको इसमें याद रखना है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना सेशन था आज, लगभग एक डेढ़ घंटे का हुआ है, डेढ़ प्लस है। इसके अंदर अपन ने कंप्लीट चीजें वो देखी है जो वीडियो एग्जाम से संबंधित है। क्लास के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास बढ़िया लगी है, यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।